फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिकर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता का जो पेपर कराया गया था 2021 में। इसका यहाँ पे जो है इसके क्वेश्चन पेपर में लेके आ रखा हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये आपको जो है उदाहरण सहित यानी एग्जाम्पल सहित ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन टोटल मैंने लिए हैं 1 से 50 तक के क्वेश्चन, यानी 50 यहाँ पे 48 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो है 150। तो इसको मैं जो है 3 भागों में लेके आऊंगा। एक ही वीडियो जो है काफी लेंदी इसकी हो जाएगी, और इसमें आप जो है आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं अन्य जो यहाँ पे पेपर हुए थे, या फिर इसके जो प्रैक्टिस सेट है, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट फिर मैं यहाँ पे जो है अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक है F.A. फ्रोवेल। कौन है? F.A. फ्रोवेल। तो यानी यहाँ पे जो है फ्रेडरिक फ्रोवेल 1782 से और 1852 तक एक जर्मन शिक्षाविद और दार्शनिक थे, जिन्हें जो है किंडरगार्टन के संस्था के रूप में जाना जाता है। F.A. फ्रोवेल ने एजुकेशन एंड मैन में शिक्षा और मानव विकास पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उनके कुछ योगदान इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? ये सभी पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के यहाँ पे पॉइंट बनेंगे। तो फ्रोवेल ने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्थापित किया था, जो 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए था। फ्रोवेल ने खेल के माध्यम से शिक्षा देने की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास पर यहाँ पे जोर दिया था। फ्रोवेल ने शिक्षकों को बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, ये थे F.A. फ्रोवेल। तो F.A. फ्रोवेल जो है किंडरगार्टन पद्धति के जनक थे। उन्होंने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को खेल गतिविधियों और प्राकृतिक सीखने पर आधारित बनाया। इस पद्धति में बच्चों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। फ्रोवेल ने माना कि बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक वातावरण में सीखने से उनका जो है समग्र विकास बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो यहाँ पे जो विकसित ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण यानी टीचिंग। तो शिक्षण कौशलों के प्रयोग से शिक्षण विकसित होता है। शिक्षण कौशल शिक्षकों द्वारा छात्रों को ज्ञान और कौशल सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला तकनीकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल के प्रयोग। तो शिक्षण कौशल के प्रयोग क्या क्या है कि जो छात्रों की रुचि है, इसमें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, ज्ञान को आसानी से समझने में मदद मिलती है, छात्रों की गतिविधियों और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पे शिक्षण कौशल के उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है? प्रश्न पूछना, चर्चा करना, प्रदर्शन करना, गतिविधियों का आयोजन करना और मूल्यांकन करना। तो ये सभी जो है कौशल विधि के जो शिक्षण कौशल है, इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यू वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो वैल्यू की जो यानी मूल्य की जो उत्पत्ति हुई थी, मूल्य शब्द की, ये कहाँ से हुई थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलर से। कहाँ से हुई थी? वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द है वेलर, इससे वेलर से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मूल्यवान या योग्य होना। क्या होता है? मूल्यवान या योग्य होना। यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के महत्व और उपयोगिता को दर्शाता है। और शिक्षा और समाज में वैल्यू का तात्पर्य नैतिक गुणों, आदर्शों और आचरण से ही होता है, जो जीवन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? पेस्टालोजी ने। तो हेनरिक पेस्टालोजी 1746 से 1827 तक एक स्विस शिक्षाविद और दार्शनिक थे। हेनरिक पेस्टालोजी क्या थे? 1746 से और 1827 तक एक स्विस शिक्षाविद और दार्शनिक थे, जिन्होंने शिक्षा में अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, न कि डर या दंड पर होना चाहिए। पेस्टालोजी के अनुसार जो है कि बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है अनुशासन, प्रेम और समझ से बनता है, न कि डर से।
शिक्षकों को बच्चों के विकास में सहायक बनना चाहिए और पेस्टालॉजी के विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रभाव डाला है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो डिजिटल प्रोग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 9। कौन कौन से हैं? डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। सबसे पहले हैं ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सभी के लिए सूचना, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को जो है सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीआईईटी। सीआईईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो सीआईटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यह जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत एक संस्थान है जिसका उद्देश्य शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना है। यह एक डिजिटल सामग्री, ई लर्निंग, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हुई थी फ्रेंड्स 1995 में। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने 1995 में देश भर में अपने सेवा केंद्र की स्थापना की। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना था जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। एनआईसी के इन केंद्रों ने जो है डिजिटल इंडिया की नींव रखी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 है नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1958 में, 1958 में। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में प्रारंभ हुआ। यह उत्कृष्ट शिक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाता है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये पुरस्कार शिक्षकों को प्रेरित करने और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 रजत पदक, 1 प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए की नगद राशि यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि को करिकुलम एक्टिविटीज यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और उसके बाद है परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, और खेल यानी स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तित्व विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजनाओं को कार्य और खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचार, नेतृत्व और टीम वर्क कौशल विकसित करती हैं, जबकि परियोजना कार्य विश्लेषण, समस्या समाधान और सृजनात्मकता कौशल विकसित करता है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ टीम वर्क और अनुशासन की भावना बढ़ाते हैं, जिससे आत्मविश्वास, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI का उद्देश्य ज्ञान और कौशल विकसित करना है, जो मुख्यतः संज्ञानात्मक सोचने की प्रक्रिया और क्रियात्मक व्यवहारिक क्रियाएं क्षेत्रों में होता है, लेकिन यह भावात्मक क्षेत्र में अधिगम को प्रभावी ढंग से विकसित नहीं कर पाता। भावात्मक क्षेत्र में जैसे भावनाएं, मूल्य में इसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि यह मानव संबंधों और सामाजिक अनुभवों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है?
तो कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, कौन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानी कथन। प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, और उसके बाद है ह्यूरिस्टिक, यानी कहानी कथन शिक्षण तकनीकी है। कहानी कथन एक, अच्छा यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कहानी कथन क्या है, एक शिक्षण तकनीकी है, लेकिन इसे औपचारिक शिक्षण विधियों जैसे प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक में शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षण विधियां वे होते हैं जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती हैं, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट, कार्य, प्रदर्शन विधि और ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि आसानी बनाने के लिए सहायक तकनीकी के रूप में उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सीएआई कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता का ध्यान देना। तो सीआई जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पर ध्यान के लिए सुगम बनाता है, और यह पुनरावृत्ति और अभ्यास की सुविधा, तत्कालिक प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, विविध और आकर्षण सामग्री यहाँ पे जो है प्रदान करती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है और छात्राओं की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कौशल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्ता की आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी। तो सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है। यह एक विश्लेषणात्मक या समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो शक्ति के संबंधों और संरचनाओं की जांच करती है। शिक्षण कौशलों में जो उद्दीपन, भिन्नता विनाश, प्रेरणा और खोजपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, जिससे छात्रों को जो है सीखने में मदद होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी एक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसका उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण कौशलों का विकास करना है, जिससे वे प्रभावी ढंग से कर सकें और इसमें छोटे समूह में अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और शिक्षण में सुधार होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण कौशलों को पर काम करने का अवसर मिलता है, जैसे प्रश्न पूछना, चर्चा करना, व्याख्या देना, अभ्यास करना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 16। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीएफ स्किनर। तो अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बीएफ स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यवहारवाद से संबंधित है। इसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर स्व अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17। तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखना और विश्वविद्यालय को अनुदान देना है। यूजीसी को 1945 में प्रारंभिक रूप से केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बनाया गया था, लेकिन 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, जिससे यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की देखरेख में ले आया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का विचार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है निवेशक के रूप में। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को निवेश के रूप में देखा गया है, जिसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति मानती है कि शिक्षा में निवेश से मानव संसाधनों का विकास होगा, जिससे उत्पादकता और नवाचार बढ़ेगा। इसके तहत सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना, साक्षरता बढ़ाना और विज्ञान व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इसे भविष्य के विकास और आत्मनिर्भर के लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19।
शिक्षण में सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा बहु इंद्रिय उपागम। तो बहु इंद्रिय उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है, जैसे कि दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और गति। शिक्षण सहायक सामग्री इसी उपागम से संबंध है जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे दृश्य सामग्री, चित्र वीडियो, श्रवण सामग्री, ध्वनि रिकॉर्डिंग, स्पर्श सामग्री, मॉडल चार्ट और गति सामग्री, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 भागों में। तो ली थायर के अनुसार संप्रेषण के 4 मूल कार्य होते हैं जो संप्रेषण की प्रक्रिया और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। ये 4 कार्य हैं: सूचना देना, प्रेरित करना, मनोरंजन करना और प्रभावित करना। संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, जानकारी या भावनाओं को साझा कर सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है और मनोरंजन कर सकता है, उनका दृष्टिकोण या विचारों को प्रभावित कर सकता है। नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1973 में। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना 1973 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य है देश में अध्यापक शिक्षा को सुधारना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना था। इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा 1993 के अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था और 1995 से इसे पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना और शिक्षा संस्थानों की मान्यता सुनिश्चित करना है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे जो 22 है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1964 में। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करना और उसमें सुधार और सिफारिशों का करना था। क्वेश्चन नंबर 23, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये है कोठारी आयोग का। तो कोठारी आयोग 1964 में और 1964 और 66 ने सुझाव दिया था कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा को व्यापक और समग्र बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। तो शिक्षक कार्य के मुख्य घटक है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच परस्पर संवाद और सहभागिता से प्रभावी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है। अगला मूल्यांकन के क्षेत्र है, तो ये है विस्तृत। तो मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत होते हैं क्योंकि यह केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता है बल्कि शिक्षा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है हमें बताना है शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे और दिए गए शिक्षण एक कला है, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे ये डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएलएड में भी पूछा गया था 2021 में और यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिक्षण एक ऐसा पेशा है जिसमें कलात्मक कौशल के साथ साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक जो है जन्मजात नहीं होते बल्कि उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, बहुउद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 1952 और 53, जिसे मुदालियर आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है, ने बहुउद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी और इसका जो उद्देश्य था विद्यार्थियों के विविध शैक्षिक आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यावसायिक और अकादमिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 28, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1980 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 में हुई थी और इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ रूसा, RUSA, रूसा का पूरा फॉर्म रूप क्या है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो रूसा का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो 30 का हमें बताना है कौन सा कार्य यहाँ पे कंप्यूटर का नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा मूल्य विकास। तो कंप्यूटर परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण और लेखा परीक्षण जैसी गतिविधियों में सहायक हो सकता है, लेकिन मूल्य विकास यानी वैल्यू डेवलपमेंट एक ऐसा कार्य है जो नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक कारकों पर निर्भर करता है और इसे कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। मूल्य विकास में इंसान के अनुभव, सामाजिक सहभागिता और व्यक्तिगत निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, ने सर्वप्रथम ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को इंगित किया था। आयोग ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के विकास और विस्तार पर जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फोकस एरिया ऑफ एनसीटी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक शिक्षा। तो एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा प्रणाली से है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षा के मानकों को सुधारना और बनाए रखना है। एनसीटी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के मान्यता और नियमन से संबंधित कार्य करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैम पित्रोदा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। यह आयोग 2005 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 34, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है। तो शाला दर्पण का संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से। तो शाला दर्पण परियोजना का संबंध केंद्रीय विद्यालयों से है। यह एक आईसीटी आधारित परियोजना है। इसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में संचालित करना है ताकि पारदर्शिता, दक्षता और सूचना तक आसानी तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन है, आईटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12(1)(c). तो आई जो है आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा की समान अवसर मिल सके। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और मुस्लिम समुदाय के। तो डिजिटल जेंडर एटलस विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे अनुसूचित जातियां हो गया, अनुसूचित जनजातियां हो गया और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य है डेटा आधारित जानकारी प्रदान करना ताकि लिंग असमानताओं को संबोधित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी एनईपी 1986। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए सिफारिश का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। इस नीति के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिले में जो है आवासीय विद्यालयों की अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थी, यह हमें बताना है।
यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को LS मुदालियर की अध्यक्षता में की थी। इस आयोग को जो है मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधारों की सिफारिश करना था। आयोग ने जो है संतुलित पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था तो किससे था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हायर एजुकेशन। तो राधा कृष्णन आयोग, जिसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया, का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधारों की सिफारिश करना था। इस आयोग ने जो है विश्वविद्यालयों की संरचना, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये की थी एनकेसी ने। एनकेसी ने, तो एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, वर्ष 2007 में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी और इसका उद्देश्य था गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पंचायती राज से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों की भाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स जो टोटल क्वेश्चन के 41 क्वेश्चन के, इससे जो अगले क्वेश्चन है उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आगे की जो वीडियो है वो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का जो पैटर्न है, ये इसी पैटर्न के आधारित जो है अन्य जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, तो